गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेरी थी आप लोगों की टाइमिंग को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी टाइमिंग यही रहेंगी अब आगे। अब डेली टाइमिंग जो मैं चेंज कर पा रहा था वो नहीं होंगी। तो 9 to 10 रहेगी आपकी लॉ की, और फिर 11 to 12:30 रहेगी आपकी टैक्सेशन की। अब फर्दर जो टाइमिंग कभी चेंज करूँगा तो जब आपकी अकाउंट्स की और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेज आ जाएंगी तो उसके बाद हम एक शेड्यूल बना लेंगे आपके लिए कि कौन सी क्लास कब कब कैसे कैसे करनी है। क्लियर है? तो 4-5 दिन बाद आपकी क्लासेज आ जाएंगी, तो उसके बाद पूरा पूरा ग्रुप 1 का शेड्यूल आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की 4th क्लास है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म ए प्रोमिस और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। तो ये मेन डेफिनेशन की, ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 126 में गिवन है। इसके बाद हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है एसेंशियल एलिमेंट में 3 पार्टियां होती हैं, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना ज़रूरी है, एक लॉफुल डेट की कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है, लेकिन वो डायरेक्ट कंसिडरेशन ना होकर इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पास्ट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। वैसे तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पास्ट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन के भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। इसके अलावा गारंटी शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और गारंटी शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ये सारे एसेंशियल थे, कल की क्लास में मैंने लिखवा भी दिए थे आपको। डिफरेंस हैं तो डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिए, लिखवा दिए हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कल की क्लास में एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है। तो एक्सटेंट में क्या है कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी लायबिलिटी श्योरिटी की भी है। तो लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या था हमने कि अगर गारंटी दी गई है इन फेवर ऑफ माइनर डेट, तो ऑल्दो माइनर प्रिंसिपल डेटर है वो उसकी लायबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इवन देन श्योरिटी इज लायबिल। इसके अलावा कुछ हमने की नोट्स पढ़े थे, उसमें ये भी था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिटर पहले प्रिंसिपल डेटर के ऊपर ही मुकदमा करे, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, श्योरिटी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। इसके अलावा हमने जो पहला पॉइंट था वो ये भी था कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो लेस देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर भी बनाई जा सकती है बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, यानी को एक्सटेंसिव न होके वो लेस देन द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। अगर थर्ड पॉइंट जो था, जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कि अगर कोई कंडीशन है प्रीसीडेंट फॉर श्योरिटी लायबिलिटी, लाइक जैसे अगर क्रेडिटर श्योरिटी से पूछता है कोई कि आप डेटर के फेवर में गारंटी देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तो श्योरिटी ये चाहता है कि चलो मेरे साथ एक जना और जुड़ जाए, तो वो कहता है कि यार उस बंदे की गारंटी और ले लो, तो मैं तो तैयार हूँ। यानी कि जैसे मैंने एग्जाम्पल कर लिया था, अपना खुद का भी एग्जाम्पल लिया था संजय सर का, तो उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी जब तक वैलिड नहीं मानी जा सकती जब तक कि दूसरा को श्योरिटी उसे ज्वाइन ना कर ले। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, काइंड्स ऑफ गारंटी। काइंड्स ऑफ गारंटी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइंड्स ऑफ गारंटी, 2 तरह की गारंटी होती हैं, या तो होगी स्पेसिफिक गारंटी या होगी कंटिन्यूइंग गारंटी। या तो होगी स्पेसिफिक गारंटी या होगी कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी इज ए गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी वो गारंटी है जो विच एक्सटेंड टू ए सिंगल डेट और ए सिंगल प्रॉमिस, यानी कि जो एक
सिंगल डेट या सिंगल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। और कंटिन्यूइंग गारंटी जैसे नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूइंग गारंटी इज ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी वो गारंटी है जो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक्सटेंड की जाती है, यानी कि नॉट फॉर ए सिंगल डेट बट ए बंच ऑफ डेट्स या बंच ऑफ प्रोमिसेस के लिए एक्सटेंड की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि कोई पर्सन है कोई पर्सन है, इसको नाम देते हैं एक्स। दूसरा पर्सन है, इसको नाम देते हैं वाई। और एक पर्सन है, उसको नाम देते हैं जेड। अब एक्स जो है वाई के पास जाता है और ये कहता है कि मुझे 10,000 रुपये उधार दे दीजिए। एक्स वाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे 10,000 रुपये उधार दे दीजिए। वाई कहता है कि देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, तो मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए श्योरिटी के रूप में, यानी कि किसी से आप कहलवा दीजिए तो मैं आपको उधार देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब एक्स को एक ऐसा आदमी ढूंढना है कि जो कि वाई को भी जानता हो, जिसकी बात वाई मान ले, और जो मुझे भी अच्छी तरह जानता हो, जिससे कि वो मेरे फेवर में गारंटी देने के लिए तैयार हो जाए, सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाए। अब एक्स जो है अप्रोच करता है जेड को, उसे एक बंदा मिल जाता है जेड, जो कॉमन फ्रेंड है, जो कॉमन जानकार है, और जेड से कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपये उधार दिलवा दो, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है इस समय। जेड गोज टू वाई एंड आस्क वाई कि प्लीज़ लैंड 10,000 टू एक्स, कि प्लीज़ इसे 10,000 रुपये दे दीजिए, और अगर ये चुकाएगा नहीं तो आई विल पे। इफ एक्स डज नॉट पे टू यू देन आई विल पे। अगर ये लैंग्वेज है, क्योंकि देखिए जिस समय इस बात को समझिएगा कि लैंग्वेज से पता लगेगा कि वो एक स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग गारंटी है। तो जो मैंने लैंग्वेज ड्राफ्ट करी है उस केस में जो है दिस इज ए केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी। सपोज कीजिए कि एक्स आफ्टर सम टाइम रीपेज द लोन टू वाई, एक्स ने कुछ समय बाद वाई का लोन चुका दिया। अब क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो उस केस में वाई भी अब थोड़ा सा विश्वास एक्स के ऊपर करने लगेगा, और वाई को कहीं ना कहीं ये भी लगेगा यार जेड तो है ही है कॉमन फ्रेंड, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं जेड से कह दूंगा। आफ्टर सम टाइम एक्स रिपेज द लोन, और उसके बाद एक्स ने फिर दोबारा से अप्रोच किया वाई को कि प्लीज़ गिव मी ₹5,000 एज ए लोन एंड आई विल पे। तो अगर आप वाई की जगह होंगे तो आप भी क्या करेंगे, आप वाई एक्स की मदद कर देंगे। हो सकता है इंटरेस्ट का लालच हो, इंटरेस्ट के रूप में भी आप इंटरेस्ट लेके भी आप एक्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वाई के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अगर एक्स ने कोई बदतमीजी करी तो जेड तो है ही है जानने वाला। तो वाई ने क्या किया कि लोन दे दिया एक्स को, लेकिन इस बार एक्स डजंट पे लोन टू वाई। इस बार उसने वाई को लोन नहीं चुकाया, वाई ने अप्रोच किया जेड को। तो आप मुझे बताइए सोच समझ के कि इज जेड इज लाइबल टू रीपे सेकेंड लोन टू वाई। जल्दी से बताइए आप लोग। जवाब आ गया नो सर। वेरी गुड मनीषा, कि इस केस में जो जेड है इज नॉट लाइबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सेकेंड लोन बिकॉज दिस इज ए स्पेसिफिक गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सिंगल डेट और ए सिंगल प्रॉमिस, यानी कि जो पहला वाला डेट था या पहली वाली प्रॉमिस थी केवल उसी के लिए ये गारंटी आपको दी गई है। अब दूसरा केस समझिए इसी से कंटिन्यूइंग गारंटी का।
एक्स को समय समय पर पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, वाई एक मनी लेंडर है और जेड जो है दोनों का कॉमन फ्रेंड है। एक्स जेड से अप्रोच करता है कि प्लीज़ मेरी वाई से जान पहचान करा दीजिए और मुझे लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आपकी गारंटी पर वो लोन मुझे मिल जाएगा। जेड वाई के पास जाता है एक्स को लेके और कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और कभी भी इसे 20,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ा करे, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, कि कभी भी इसे 20,000 रुपये तक की अमाउंट की ज़रूरत पड़े तो आप इसे दे देना और मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगा अगर एक्स पेमेंट नहीं करेगा। तो वाई ने हाँ कर दी, एक्स को ज़रूरत पड़ी पहले 10,000 रुपये की, वाई ने 10,000 रुपये दे दिए, एक्स ने उसे चुका दिए, फिर कुछ समय बाद एक्स को फिर 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद एक्स ने फिर वो रीपेमेंट कर दिया, फिर तीसरे लोन की ज़रूरत पड़ी 5,000 रुपये की, इस बार एक्स रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो बताइए इज जेड इज लाइबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ थर्ड लोन, क्या जेड लाइबल है? तो जवाब आया यस सर, बिल्कुल लाइबल है, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी। जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है तो वो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो किस चीज़ का है? कंटिन्यूइंग गारंटी का है। तो पढ़िएगा कंटिन्यूइंग गारंटी का। कंटिन्यूइंग गारंटी, ए गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि जो एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आती है वो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाती है। सिक्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी। रिवोकेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? रिवोकेशन का मतलब क्या समझते हैं? रिवोकेशन का क्या मीनिंग समझते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। यानी कंटिन्यूइंग गारंटी तब तक रहती है जब तक कि रिवोकेशन ना हो जाए, तो वापस ले लेना, वेरी गुड, वापस ले लेना, वापस ले लेना, यानी कि जब तक सिक्योरिटी अपनी गारंटी जो उसने दी है वो वापस नहीं ले लेता, जब तक कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए सिक्योरिटी लायबल रहता है। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे कैसे वापस ली जा सकती है, रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, वो भी चेक करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपके स्टडी मटेरियल के सारे एग्जाम्पल मैंने स्टडी मटेरियल के लिए हैं। एग्जाम्पल 9 है, ए गारंटीड पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ द 5 बैग्स ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाई बी टू सी एंड टू बी पेड फॉर ए मंथ। ये जो है वो गारंटी लेने के लिए तैयार है, ये गारंटी पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 बैग्स ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाई बी टू सी, यानी कि इसमें बी कौन हो गया, जल्दी से बताइए बी कौन हो गया। सबसे पहले यही पहचानना पड़ता है, कई बार बच्चे यही नहीं पहचान पाते कि कौन सिक्योरिटी है, कौन क्रेडिटर है, कौन डेटर है। वेरी गुड मनीषा, कि बी इज द क्रेडिटर, हु इज द सी, हु इज सी, हु इज सी, इसी का जवाब है डेटर, एंड हु इज ए यानी कि श्योरिटी, गुड, इसी का। एंड टू बी पेड फॉर इन ए मंथ, बी डिलीवर्ड 5 बैग टू सी, बी ने 5 बैग सी को दे दिए, सी पेड फॉर देम, सी ने उनको चुका दिया। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिक गारंटी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से कहीं आपको लग रहा है कि क्या ए एज ए सिक्योरिटी, उसने बी से कहा कि कभी भी आप 5 बैग दे दिया कीजिए, उसने कहा कि मैं 5 बैग दिलवा रहा हूँ, उसकी गारंटी लेता हूँ, तो ये लैंग्वेज से पता लग जाएगा। एग्जाम्पल 10 देखिएगा, ऑन ए रिकमेंडेशन बी ए वेल्दी लैंडलॉर्ड, यानी कि ये जो है मनी लेंडर है, एम्प्लॉय सी, यानी कि उसने एक बंदे को रखा नौकरी पर, ये डेट का केस नहीं है, प्रॉमिस का केस होगा। एज इज एस्टेट मैनेजर, इट वाज द ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट ऑन 1st of every month फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी एंड रेमिट द सेम टू बी बिफोर 5th of every month। ये गारंटी दिस अरेंजमेंट, ये गारंटी दिस अरेंजमेंट। आप खुद बताइए कि लैंग्वेज से क्या लग रहा है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है या स्पेसिफिक गारंटी है? तो दिस इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी कि हर महीने का रेंट का कलेक्ट करने की जिम्मेदारी एस्टेट मैनेजर की होगी, और कभी भी डिफॉल्ट करेगा अगर अपनी ड्यूटी को सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता एस्टेट मैनेजर, तो उसके लिए जो होगा ये लायबिल होगा। तो ये अरेंजमेंट से जो लैंग्वेज है उससे पता लग जाता है कि क्या स्पेसिफिक गारंटी है या ये आपका कंटिन्यूइंग
गारंटी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इलस्ट्रेशन 11 आप पढ़ ही लीजिएगा। अब बात आती है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमें लिखनी है कि स्पेसिफिक गारंटी क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है। इसके अलावा जो कल की क्लास में मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी कहाँ तक श्योरिटी लायबिल जिम्मेदार है। तो उसको भी मैं अपने नोटबुक फटाफट निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए नोटबुक को, नोट्स बनवाने का काम मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दो चीज़ अभी लिखनी है मुझे, टाइप ऑफ गारंटी के बारे में लिखना है और एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी के बारे में भी मुझको लिखना है। जल्दी से निकाल लीजिए, फिर हम रिवोकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। Nature and extent of surety liability. The liability of surety the liability of surety is coextensive with that of principal debtor unless the contract otherwise provide. Unless the contract otherwise provide. Unless the contract otherwise provide. जो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी वो ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर होती है। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी arises by default of principal debtor. Where a debtor cannot held liable on account of any defect in the document the liability of surety also ceases. समझ में आ गया होगा मतलब आपके कि डेटर अगर किसी वजह से लायबिल नहीं बन पा रहा है क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट है तो सिक्योरिटी की लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि
श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर होती है। को एक्सटेंसिव यानी कि जितनी लाइबिलिटी डेटर की होती है उतनी लाइबिलिटी श्योरिटी की होती है। किसी वजह से अगर डेटर की लाइबिलिटी नहीं है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो सकता है कि डेटर का जो लोन है वो टाइम बार्ड हो चुका हो, ऑटोमेटिकली 3 साल से ज़्यादा हो चुका हो, तो क्योंकि डेटर केस में लाइबिल बनता ही नहीं है तो श्योरिटी भी लाइबिल नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, श्योरिटी लाइबिलिटी कंटिन्यूड, श्योरिटी लाइबिलिटी continued even if principal debtor has not been sued, यानी कि प्रिंसिपल डेटर पर अगर आपने मुकदमा नहीं किया है तो भी श्योरिटी की लाइबिलिटी रहेगी क्रेडिटर के लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड ऑफ ए गारंटी। काइंड ऑफ गारंटी, काइंड ऑफ ए गारंटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। गारंटी जी दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं गारंटी। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी, और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी is given for a single debt and comes to end when the debt guaranteed has been paid, has been paid। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? ए कंटिन्यूइंग गारंटी इज वन continuing guarantee is one, a continuing guarantee is one which extends to a series of transactions the liability of surety, the liability of surety in case of a continuing guarantee, in case of a
continuing guarantee extend to all transaction until revocation of guarantee, यानी कि जब तक की रिवोकेशन ना हो जाए, जब तक कंटिन्यूइंग गारंटी रहती है। यहां तक बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम हो यहां तक तो बताइए। क्लियर है? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक मैं परसेप्शन आपको बता दूं, ये किताबों में नोट में लिखा हुआ मिलेगा कि स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक बट कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, लेकिन वास्तविकता में ये है कि स्पेसिफिक गारंटी कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड। तो समझना पड़ेगा हमें, लिखने के लिए कहीं आ जाए कि डिफरेंस लिखना है कि स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यू गारंटी में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग लिख दीजिए। फिर आप ये नहीं तो लिख दीजिए कि स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक बट कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक। लेकिन समझने के लिए अगर केस स्टडी आ जाए तो रट्टाफिकेशन एडिटिव नहीं लगाना इस चीज़ का, क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी कैन ऑल्सो बी रिवोक। इस तरह समझिए आप, जैसे हम लोग फाउंडेशन में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये एक लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किए गए वॉइड एब इनिशियो होते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के अगेंस्ट होते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की लायबिलिटी आती है, वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होती हैं? क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के राइट भी आ सकते हैं। तो क्या जिन कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के राइट्स आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड एब इनिशियो होते हैं क्या? लाइन तो ये लिखी हुई मिलती है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो हमें सेंस भी समझना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है तो उसे एडिटिव रट के काम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। जैसे माइनस का मैंने बताया कि केवल वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किए गए वॉइड एब इनिशियो होते हैं जहां पर माइनर की लायबिलिटी आती हैं। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसी तरीके से जो स्पेसिफिक गारंटी लिखने में चीज आती है कि स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक, लेकिन कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक। जब हम कंटिन्यू गारंटी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो रिवोकेशन है वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होगा, ना कि पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए होगा। यानी कि जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू गारंटी में हो चुकी हैं, अक्कर हो चुकी हैं, उनके लिए सिक्योरिटी लायबल रहेगा, चाहे वो कंटिन्यू गारंटी को रिवोक क्यों ना कर ले। लेकिन जिस दिन से वो रिवोक करेगा उसके बाद की ट्रांजेक्शन के लिए सिक्योरिटी नॉट लायबल। तो यही चीज स्पेसिफिक गारंटी में भी है। सपोज कीजिए, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि ए बी को लोन दिलवाता है, ठीक है ना, ए बी को लोन दिलवाता है सी से, यानी कि ए मेरे एग्जाम्पल में क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया। बी को लोन दिलवा रहा है तो बी इज द डेटर, और सी से दिलवा रहा है तो सी इज द क्रेडिटर। तो ए ने सी से कहा कि प्लीज गिव द लोन टू बी, ठीक है। सी ने कहा ठीक है 5 दिन बाद दे दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही ए रिवोक द गारंटी। तो क्या उस केस में, क्योंकि अभी तक ट्रांजेक्शन हो ही नहीं है, स्पेसिफिक गारंटी का केस था, एक पर्टिकुलर लोन पर्टिकुलर प्रॉमिस के लिए,
गारंटी दी जा रही थी, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन अक्कर हो ही नहीं है तो उससे पहले अगर चाहें तो स्पेसिफिक गारंटी कैन ऑल्सो बी रिवोक। तो ये चीज क्लियर हुई सब बच्चों को कि लिखने में बहुत जगह आएगा कि स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक और कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक, लेकिन देखा जाए दोनों ही गारंटी रिवोक की जा सकती हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शन के लिए जो अभी तक नहीं हुई हैं। तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी किन किन वजह से रिवोकेशन हो सकता है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सिंपल सबसे मेन तरीका यही है कि श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस देता है। नोटिस इन राइटिंग भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, यानी कि बता देता है कि देखिए अब मेरे ब्याह पर मेरे जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए हैं प्रिंसिपल डेटर से, या कुछ और भी कारण हो सकता है, तो मैं अपनी गारंटी को वापस लेता हूं और मेरे कहने पर इसे उधार मत दीजिएगा और मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन ए कंटिन्यू गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एट टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है एट टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, however the surety remains liable for the past transaction which have already taken place। लेकिन जो श्योरिटी है वो पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी, यानी कि नोटिस के अलावा जो दूसरा तरीका है श्योरिटी की डेथ से, तो यहां पर भी जो श्योरिटी के लीगल हेयर्स हैं वो श्योरिटी की डेथ से पहले के जो ट्रांजेक्शन थे उनके लिए लाइबल रहेंगे, लेकिन जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है उनके लिए लायबल नहीं रहेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स एज द रिवोकेशन ऑफ ए कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, हाउएवर द श्योरिटीज एस्टेट रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी। तो हाउएवर द श्योरिटी एस्टेट यानी कि जो उसके लीगल हेयर्स हैं तो उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो तरीका है बाय मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग द श्योरिटी, इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं। हमने दो तरीके तो पढ़ लिए, पहला तरीका पढ़ लिया बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा है बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी। और इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जो तरीके श्योरिटी को अदरवाइज भी डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्री करते हैं, इसका मतलब श्योरिटी लायबल नहीं रहता है। तो बाय मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग द श्योरिटी a continuing guarantee is also revoked in the same manner in which the surety discharge such as novation। अब इनकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में श्योरिटी वैसे भी डिस्चार्ज हो जाता है। नोवेशन है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, रिलीज और डिस्चार्ज बाय द प्रिंसिपल डेटर है, और व्हेन द क्रेडिटर एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल क्रेडिटर है। तो मेन पॉइंट ये है बाय मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग द श्योरिटी, और उसके जो सब पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो मोड्स हैं वो नोवेशन हो सकता है बाय वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलीज और डिस्चार्ज बाय द प्रिंसिपल डेटर हो सकता है कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि हम जो लायबिलिटी श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव है विद द प्रिंसिपल डेटर। तो इफ क्रेडिटर रिलीजेज और डिस्चार्जेज द प्रिंसिपल डेटर तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली ऑल्सो डिस्चार्ज। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत जगह काम आएगा हमारे, कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी, कॉन्सेप्ट हमने बना दिया तो ऑटोमेटिकली अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और हमें अपने नियम बनाने हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ऑपरेट्स द डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी, ये बहुत जगह काम आएगा। कहीं पर भी आपको दिखे कि क्रेडिटर डेटर को रिलीज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, अगर ऐसा अनुभव हो, आपको ऐसा पता लगे और आपसे पूछा जाए कि बताइए श्योरिटी लायबल होगा नहीं होगा, बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरीका है श्योरिटी को डिस्चार्ज करने का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे भी जल्दी से लिख लेते हैं। इनकी पूरी लैंग्वेज मैं नहीं लिखवाऊंगा, केवल हेडिंग लिखवाऊंगा, इससे कि आपके जो नोट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट तो हो जाएंगे कि हेडिंग अगर आपको पता है तो, और हेडिंग किसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप मेन नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के समय आपको हेडिंग भी याद रह जाए तो अंदर का अपने आप पता लग जाएगा आपको, क्योंकि आपने एक बार तो समझा हुआ ही है, एग्जाम से पहले कई बार रिवीजन भी किए हुए हैं, तो उस समय केवल आपको हेडिंग की जरूरत पड़ती है। तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग
गारंटी, ये जो हेडिंग है, रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके कितने तरीके हैं? पहला तरीका है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, एकदम समझ जाना चाहिए कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन में क्या लिखना है। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, डेथ ऑफ श्योरिटी, बाय अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अदर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज में क्या क्या आता है? बाय नोवेशन, इसकी डिटेल अभी हम बाद में पढ़ेंगे। नोवेशन आपने फाउंडेशन में भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टी में नाम से पता लग रहा है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हो जाता है बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, तो उस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, तो बाय अदर मोड्स के अंदर आएगा। बाय वेरिएशन, बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा क्या है? बाय डिस्चार्ज ऑफ डेटर, बाय डिस्चार्ज ऑफ डेटर। ये कुछ मोड्स हैं जिसमें श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। जल्दी से इन्हें लिख लीजिए, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गया है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। नोट्स निकालिएगा। राइट ऑफ द श्योरिटी, अब एंड की तरफ ये टॉपिक है। राइट ऑफ ए श्योरिटी, श्योरिटी के क्या राइट्स हैं? अब टोटल कितनी पार्टियां हैं यहाँ पर? पार्टी है डेटर, तो राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर। एक पार्टी है क्रेडिटर, राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। मेनली तो दो ही पार्टियां हैं। और एक को श्योरिटी भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जो गारंटी दी गई हो मोर देन वन पार्टी ने दी गई हो, तो उस केस में को श्योरिटी भी होगा। तो राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी हमें इसे पढ़ना है। राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब वो सिंपल से राइट्स हैं। अगर आपको हेडिंग याद हो जाती है, मतलब एक बार तुम समझ ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड में संकेत जाने चाहिए कि इस पॉइंट के अंदर हमें क्या लिखना है। तो जो हम कॉपी में मतलब जो नोटबुक में हम कॉपी करेंगे, तो हेडिंग हम कॉपी करेंगे। पूरी लैंग्वेज की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी लैंग्वेज मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखी है। राइट टू सब्रोगेशन, राइट टू सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? राइट टू सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्रोगेशन का मतलब वैसे ही हिंदी में होता है, एग्जैक्ट हिंदी होती है, किसी की जगह ले लेना। और इसका जो टेक्निकल मीनिंग होता है, कल भी शायद मैंने लिखवाया था कहीं आपको, या पहले कभी लिखवाया हो, स्टेप इनटू द शूज, यानी कि ये एक लीगल वर्ड है, किसी की जगह ले लेना, कि पहले कोई और पार्टी थी उस जगह और फिर आप आ गए हो। जैसे कि मेरे श्योरिटी के गारंटी के केस में श्योरिटी अगर रीपेमेंट कर देता है क्रेडिटर का, तो वो क्रेडिटर की जगह ले लेता है, क्योंकि क्रेडिटर के पास भी राइट था टू स्यू ऑन डेटर। क्रेडिटर ने डेटर को उधार दिया है, तो क्रेडिटर हैज ए राइट टू स्यू ऑन द डेटर। तो उस केस में श्योरिटी के पास भी राइट होता है कि वो डेटर के ऊपर मुकदमा कर सके, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्रेडिटर की जगह ले लेता है जैसे ही वो रीपेमेंट करता है क्रेडिटर का।
द ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटेड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटेड ड्यूटी द सिक्योरिटी एक्वायर्स ऑल द राइट विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर thus the security steps into the shoes of the creditor। तो इस लाइन को अगर आप यूज करके आएंगे तो अच्छा रहता है और अच्छे नंबर मिलने की गारंटी रहती है। कुछ टेक्निकल लाइन अगर आप यूज करके आएंगे। राइट टू इंडेमनिटी हम पढ़ रहे हैं राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कि गारंटी लेने के बदले में अगर सिक्योरिटी को कुछ नुकसान हुआ प्रिंसिपल डेटर के किसी कंडक्ट की वजह से, तो डेटर के अगेंस्ट का राइट है कि वो उस नुकसान को भरपाई करा लेगा। तो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर सम ही हैड राइटफुली पेड अंडर द गारंटी but not those sums which he had paid wrongfully। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है एक तरह से इंडेमनिटी होल्डर का काम करता है। तो अगर आप ध्यान दें, लिंक करें इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट थे अगेंस्ट द इंडेमनीफायर, तो वहाँ पर भी लॉफुली जो डेट्स हैं, यानी कि आपने कोई उल्लंघन, वहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज थी कि इंश्योरेंस कंपनी के आदेश का कोई उल्लंघन ना किया हो, फेयर जो चीज़ है वो पेड की जा सकती है। तो ये दो राइट्स हैं आपके, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर ऑफ सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी के राइट्स पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी के राइट्स पढ़ रहे हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब जो सिक्योरिटी के राइट्स आए हैं वो आए हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब दो राइट्स हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। राइट टू सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सिक्योरिटी किस तरीके से आएगा वो समझ लीजिए एक बार। राइट टू सिक्योरिटी किस तरीके से आएगा वो एक बार हम समझ लेते हैं, किस तरीके से आएगा। सपोज कीजिए एक्स ने वाई को लोन दिया, वाई को लोन दिया ऑन रिक्वेस्ट ऑफ जेड, यानी जेड के कहने पर लोन दिया। तो Z इज द सिक्योरिटी, X इज द क्रेडिटर, Y इज द डेटर। इज इट क्लियर? X ने Y को लोन दिया और Y ने कुछ एज ए सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कराया अपना गोल्ड, क्योंकि सिक्योरिटी दो तरह की हो सकती है, बाय वे ऑफ गुड्स भी हो सकती है और बाय वे ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी भी हो सकती है। जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है उसे बोलते हैं सियोरिटी, और बाय वे ऑफ गुड्स जो होती है उसे मॉर्गेज वगैरह, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज वगैरह बोल देते हैं, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे प्लेज बोलते हैं। प्लेज अभी हम पढ़ेंगे भी। तो डिपॉजिट सम गुड्स, डिपॉजिट सम गुड्स या ज्वेलरी कह दीजिए, डिपॉजिट सम ज्वेलरी। अब क्या है, सपोज कीजिए कि वाई नॉट एबल टू पे लोन टू एक्स, वाई इस स्थिति में नहीं है कि वो लोन चुका पा रहा है एक्स का। तो नाउ एक्स डिमांडेड रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम जेड, जेड ने रीपेमेंट कर दिया, जेड ने वाई का रीपेमेंट कर दिया। समझ आ गई बात आपके? जो वाई का रीपेमेंट था वो जेड ने कर दिया। तो अब व्हाट आर द राइट ऑफ जेड अगेंस्ट द एक्स, हमने व्हाट आर द राइट ऑफ जेड अगेंस्ट द वाई तो पढ़ ही लिए, डेटा के अगेंस्ट तो पढ़ ही लिए कि जो जेड है वो एक्स की जगह ले लेता है, एक्स की जगह लेके जैसे एक्स अपना पैसा मांगता वाई से वैसे ही जेड भी मांग सकता है और इंडेमनिटी फाई भी करा सकता है। लेकिन ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन टू एक्स व्हाट आर द राइट ऑफ जेड अगेंस्ट एक्स। अब इसके पास ज्वेलरी भी जमा है, तो आप सोच के बताइए सभी बच्चों कि क्या एक्स डिमांडेड बैक द ज्वेलरी विच इज डिपॉजिटेड, क्या जेड ज्वेलरी को डिमांड कर सकता है विच इज डिपॉजिटेड टू एक्स? कर सकता है नहीं कर सकता?
तो सब आपको आता है, कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ए राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, यानी कि राइट टू गेट बैक सिक्योरिटी विच इज डिपोजिटेड इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर। राइट है सिक्योरिटी का कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्रेडिटर के पास, तो उसे वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। इसी को हमें पढ़ना है, इसी को हमें पढ़ना है। राइट टू सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड, सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड, सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे गोल्ड डिपॉजिट है या कुछ और गुड्स डिपॉजिट है, विद द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू व्हाटएवर द सिक्योरिटी नोज whether the security knows of the existence of such security or not। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनी टाइम्स आपके लॉजिक लगते हैं पेपर में। अगर क्वेश्चन ये लिखता है, क्या लिखता है क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। क्या लिखता है कि अगर क्वेश्चन ये लिखता है कि वाई ने जो ज्वेलरी एक्स के पास जमा कराई थी उसकी जानकारी जेड को नहीं थी, जिस समय जमा कराई थी उस समय जानकारी नहीं थी, अब जानकारी है इसलिए वो कह रहा है। देखो, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन के समय भी जानकारी नहीं होती तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि जेड को डिमांड करना है ज्वेलरी को वापस लेने का। लेकिन अब किसी वजह से जानकारी आ गई तो एक्स अपने बचाव में, क्योंकि एक्स ज्वेलरी को वापस नहीं करना चाहता है, तो एक्स अपने बचाव में कह रहा है कि जेड को तो जानकारी थी ही नहीं, तो कानूनन इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि जानकारी थी या नहीं थी। अगर सिक्योरिटी जमा है कुछ तो वो वापस करनी पड़ेगी क्रेडिटर को सिक्योरिटी को, ठीक है। एंड इफ द, तो इस लाइन को जो वेदर द सिक्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी नोट, ये की लाइन है। एंड इफ द क्रेडिटर लूजेज, लूजेज का मतलब कुछ सिक्योरिटी उससे खो जाती है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट विद सच सिक्योरिटी। पार्ट विद का मतलब होता है कि हो सकता है उसने डेटर के साथ मिलके डेटर को वापस कर दियो वो सिक्योरिटी। पार्ट विद का मतलब ये होता है द सिक्योरिटी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा जितने की अमाउंट की सिक्योरिटी थी, जितने अमाउंट का गुड्स डिपॉजिट था। राइट टू क्लेम, राइट टू क्लेम में क्या आएगा ये भी समझ लीजिए। सेट ऑफ, राइट टू क्लेम सेट ऑफ में क्या आएगा, इसमें क्या है कि जेड ने लोन दिलवाया एक्स से वाई को, एक अलग ट्रांजेक्शन, लेकिन किसी और ट्रांजेक्शन में वाई को भी कुछ पैसा एक्स का देना है। ध्यान दीजिएगा, जेड ने एक्स से लोन दिलवाया वाई को अपनी गारंटी पर, लेकिन किसी और ट्रांजेक्शन में वाई को भी, यानी कि डेटर को भी क्रेडिटर का पैसा देना है। तो अब क्या बोल रहे हैं ये, राइट टू क्लेम सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब यही होता है द सिक्योरिटी हैज द राइट टू क्लेम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। The security has a right to claim set off or counter claim if any which the principal debtor had against the creditor in case the creditor sues him for the payment of liability of the principal debtor। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं बल्कि राइट ऑफ सिक्योरिटी। राइट ऑफ सिक्योरिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द डेटर एंड राइट अगेंस्ट द को सिक्योरिटी। तो राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर में क्या क्या था, राइट अगेंस्ट द डेटर में क्या क्या था। राइट अगेंस्ट द डेटर में पहला था राइट ऑफ सब्रोगेशन और राइट टू इंडेमनिटी। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर में क्या था, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर में पहला था राइट ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा था आपका राइट टू क्लेम सेट ऑफ। तो हेडिंग जैसे ही याद हो जाएंगी आपके, तो वैसे ही अंदर का मटेरियल याद हो जाएगा। अब है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट को सिक्योरिटी। राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट को सिक्योरिटी, तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। हेडिंग मैंने आपको बता दिया, नोट्स आपके पास हैं ही, जो नोटबुक में तैयार करवा रहा हूं क्लासरूम के अंदर, तो वहां पर राइट ऑफ सिक्योरिटी बनाइएगा, उसके पहले 3 पार्ट बनाइएगा और फिर अलग अलग पार्ट में हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा। कोई की लाइन वगैरह लिखनी है तो वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द को सिक्योरिटी,
जो कोसियोरिटी है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ कोसियोरिटी आएगा, तो जानते हैं आप मीनिंग ऑफ कोसियोरिटी, व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी गारंटेड बाय टू और मोर पर्सन, सच पर्सन आर कॉल्ड कोसियोरिटी। व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी गारंटेड बाय मोर देन वन पर्सन, बाय टू और मोर पर्सन, देन सच पर्सन आर कॉल्ड कोसियोरिटी। राइट टू क्लेम कोसियोरिटी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी चीज के एक से ज्यादा कोसियोरिटी हैं, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जेड भी यहाँ पर कोसियोरिटी है, जेड भी यहाँ पर कोसियोरिटी है, और प्लस यहाँ पर ए भी कोसियोरिटी है, प्लस यहाँ पर बी भी कोसियोरिटी है। लोन का अमाउंट भी रख लेते हैं, चलिए लोन का जो अमाउंट था से 90,000 था, ठीक है, 90,000 रुपये लोन का था। तो सपोज कीजिए कि एक्स ने जो डिमांड किया कि मुझे लोन वापस चाहिए, जेड से डिमांड किया, क्या जेड ये कह सकता है कि मेरे से तो 30,000 रुपये ले जाइए, या कुछ और कह सकता है? अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कह सकता है या नहीं कह सकता, जेड कितने अमाउंट के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल अगर एक्स ने डिमांड किया जेड से, तो जेड ने पूरे 90,000 रुपये से दे दिए, मान लिया बात। तो व्हाट आर द राइट ऑफ जेड अगेंस्ट ए एंड बी? तो ए एंड बी से क्या ले सकता है? ए एंड बी से प्रपोर्शनेट शेयर ले सकता है, यानी कि 30,000 रुपये वो ले सकता है। पहले इतना पढ़िए आप, पहले हमें इतना पढ़ना है, पहले हमें इतना पढ़ना है। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पर थे, राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन द कोसियोरिटी, ये हो गया राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन इफ ए कोसियोरिटी पेड मोर देन इट प्रपोर्शनेट शेयर, जैसे पूरा 90,000 रुपये दे दिए ऑफ लायबिलिटी, हियर ए राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर कोसियोरिटी और कोसियोरिटी, तो बाकी लोगों से प्रपोर्शनेट शेयर ले सकता है। राइट टू शेयर सिक्योरिटी, ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड का राइट था कि एक्स से वो जो ज्वेलरी वापस ले ले, ज्वेलरी वापस ले ली, तो हमने पहले जेड के रेफरेंस में पढ़ा कि व्हाट आर द राइट ऑफ जेड अगेंस्ट ए एंड बी, यानी कि जेड जो है ए और बी से क्या ले सकता है? प्रपोर्शनेट शेयर ले सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर जेड ने पूरी ज्वेलरी एक्स से वापस ले ली, तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए एंड बी अगेंस्ट जेड? तो ए एंड बी जब वो पैसा देंगे, प्रपोर्शनेट शेयर देंगे, वो ज्वेलरी जेड के पास जमा है, तो जेड से वो ज्वेलरी वापस ले सकते हैं अपने अपने हिस्से की। देखिए, राइट टू शेयर सिक्योरिटी इफ कोसियोरिटी ऑब्टेन है सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द अदर कोसियोरिटी जिनके पास जिन्हें नहीं मिली है, हैज और हैव ए राइट टू शेयर सच सिक्योरिटी, तो वो अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। अब जो लास्ट का जो उसमें रह गया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा जो समय है आज का ख़त्म भी हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक क्लास और लगेगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक, और फिर अगला जो टॉपिक है बेलमेंट, फिर प्लेज, फिर एजेंसी, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब क्योंकि कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसके लिए आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए, टेस्ट भी हमें कंडक्ट करना है। पहले हम इसके पास कुछ क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे एक क्लास में, वो करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में आपका टेस्ट होगा, रिटन में टेस्ट होगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।